नमस्कार, सुप्रभात। बगरू महिला पीजी महाविद्यालय में सभी छात्राओं का ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पहले एक चैप्टर ले लिया है। उसी फर्स्ट पेपर को आज हम लेंगे इतिहास विषय के रूप में। इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र जो है हमारा, वो कौन सा है? जिसका नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास या मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसे मेडाइवल हिस्ट्री के नाम से भी इंग्लिश में पुकारा जाता है, जिसको प्राचीन काल के बाद का द्वितीय काल अर्थात दूसरा काल मध्यकाल के रूप में माना गया है। इसका टाइमिंग जो है हमारा 12वीं शताब्दी से, जो इसमें हम पढ़ेंगे उस समय को हम देखते हैं 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। इस शताब्दी तक के समय को हम इस मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं। उसमें हमने पहला अध्याय हमारा कर लिया है, जिसमें तुर्की आक्रमण और राजपूत विरोध या प्रतिरोध था, जिसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी और उसके उत्तराधिकारी, जिसे प्रशासनिक उत्तराधिकारी कहते हैं, ऐबक के बारे में थोड़ा बहुत जाना। साथ ही राजपूत काल के उस इतिहास को भी जाना जो उस समय हमारे राजस्थान में क्षेत्रीय जाति के रूप में भारत में फैला हुआ था। उनके साथ तुर्कों के जो आक्रमण हुए, जिनमें तराइन के पहले और द्वितीय युद्ध को हमने पढ़ा, राजपूतों की पराजय के कारणों को जाना। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक होगा, जिसको हम ये कह सकते हैं अध्याय 2 या टॉपिक नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं उसका सुदृढ़ीकरण का से तात्पर्य यहाँ पर है मजबूती से, अर्थात हमारा टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं उसका सुदृढ़ीकरण, यानी उसका मजबूतीकरण। अध्याय हमारा 2 है ये। सबसे पहले हम इसमें प्रस्तावना देखेंगे और प्रस्तावना के रूप में वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है, अर्थात ऐबक से, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गोरी का, हम पढ़ चुके हैं, गोरी का गुलाम था। ठीक है। इसीलिए जब गोरी ने इसे भारत का प्रशासनिक अधिकारी बनाया, क्या बनाया गोरी ने इसे? भारत के जीते हुए जो प्रदेश थे, इसीलिए उन प्रदेशों को सुरक्षात्मक दृष्टि से ध्यान रखने के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए भारत का ये प्रशासनिक उत्तराधिकारी, यानी कि गोरी के बाद में भारत पर जिस व्यक्ति ने अपनी नज़र फैलाई या तुर्की आक्रमण के रूप में आक्रमण किए, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो प्रशासनिक उत्तराधिकारी तो था ही था, साथ में गोरी का एक महत्वपूर्ण गुलाम या सेवक भी था। उसने, कहा जाता है
कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ही उसे आगे बढ़ने का अवसर मिला। जब तक गोरी था, मोहम्मद गोरी, तब तक वह उसकी सेना में उसके साथ वफादारी से उसके साथ युद्धों में भाग लिया। लेकिन हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था वो यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक। किस रूप में स्थापित किया इसने दिल्ली सल्तनत को? तो दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने के लिए उसने जो व्यूह रचना रची, उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो पहला वंश था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल की अगर बात करते हैं तो इसमें 5 वंशों का नाम आता है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत काल जो है उसका टाइमिंग भी हम लिखते हैं, तो उस टाइम में 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 तक का जो टाइम है, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, वहाँ तक का समय हम इसमें दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जानेंगे। क्योंकि इस दिल्ली सल्तनत के वंश और शासकों की बात करें तो इसमें कुल 5 वंश रहे हैं। कितने वंश रहे हैं? 5 वंश। अब उन 5 वंशों में सबसे पहला जो वंश है वो कौन सा है? तो इसी कड़ी में हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश, देखिए ध्यान से, गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन था और ये किस समय हुआ वो भी बताएंगे। बात हम कर रहे हैं हमारे टॉपिक के अनुसार दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो फिलहाल हम स्थापना को ही पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद उसका सुदृढ़ीकरण जो है वो अलग अलग वंशों के शासकों के द्वारा समय समय के अनुसार किया जाएगा। और ये समय जो चलेगा लगभग 1206 से आरंभ होकर 1526 तक चलेगा। इसीलिए इसमें सबसे पहला वंश गुलाम वंश। दूसरे वंश की बात करते हैं तो वो था खिलजी वंश, नंबर 2 खिलजी वंश। ठीक है जी। तीसरा वंश है इसमें जिसका नाम है तुगलक वंश। तीसरा वंश जो रहेगा तुगलक वंश। और चौथा वंश इसमें रहेगा नंबर 4 पे सैयद वंश, क्योंकि इसमें सैयद बंधु थे, उनके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी, तो ये सैयद वंश। और 5वां जो रहेगा वो रहेगा लोधी वंश, 5 नंबर पे लोधी वंश। ये मोटे तौर पर जानकारी है हमारे दिल्ली सल्तनत की कि दिल्ली सल्तनत कैसे रहा, उसको स्थापित कहाँ किसके द्वारा किया गया, अभी इस प्रस्ताव में बताऊंगा मैं पहले आपको एक खाकी, जिसको कह सकते हैं कोरे चार्ट के रूप में, आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना के 5 वंश जो थे उनका समय और उनका वंश का नाम मैंने लिखा है। जैसे इसका टाइमिंग रहेगा 1206 से 1290 ईस्वी। इसका समय रहेगा 1290 से, क्योंकि उसी के बाद आगे बढ़ते क्रम में है 1320। ठीक है। उसी के बाद इसका समय जो रहेगा 1320 से सैयद वंश, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी काफ़ी थे तुगलक वंश के, तो इसका हम कह सकते हैं 1414। 1414 से इसका जो समय रहेगा 1414 से इसका समय रहेगा 1451 ईस्वी। चौथा वंश है ये। 5वें वंश का जो समय रहेगा वो 1451 से 1526 ईस्वी। तो ये एक कुल पूरे राजवंश जो थे जिनमें सल्तनत वंश के शासक थे उनका समय पीरियड है। अगर इसमें शासकों की बात करें तो लगभग इसमें 9-10 शासक थे, क्योंकि शासकों की कड़ी इसमें लंबी थी। इसमें शासकों की बात करेंगे तो 9-10 शासक इसमें आएंगे। इसमें भी बहुत थे लेकिन 3 महत्वपूर्ण थे। 3 शासकों का इसमें हम उल्लेख करेंगे प्रमुख। इसमें बात करेंगे
तो इसमें भी हम 3 शासकों को विशेष जानेंगे, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के अनुसार जो शासक है वो महत्वपूर्ण 3 है। इसमें सैयद वंश में स्थापित करने वाले 2 बंधु थे, जिन्हें सैयद बंधु और उनके उत्तराधिकारी, तो बंधु कहते हैं, बंधुओं का स्थान रहेगा इसमें, जिन्हें सैयद बंधु कहते हैं, सैयद बंधु। और इसमें जो है लोधी वंश में, इसमें भी महत्वपूर्ण रूप से 3 शासकों का स्थान महत्वपूर्ण है। स्थापना करने वाला, बाद में उसको आगे बढ़ाने वाला, और लास्ट में जिसके माध्यम से इसका पतन होगा, जिसे कहते हैं इब्राहिम लोधी, वो तीसरा और अंतिम शासक माना जाएगा। तो लोधी वंश में कितने शासक हो गए? 3। इनका विस्तार से अध्ययन जब करेंगे जब हम एक एक को लेंगे। आज हम सबसे पहले गुलाम वंश को लेंगे। आज हम जो पढ़ाएंगे आपको गुलाम वंश लेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इस वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इसकी स्थापना में जो योगदान रहा वो किसका रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसे गौरी ने क्या बनाया? तो भारत का प्रशासनिक उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, अब इसी से हम सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में गुलाम वंश को पढ़ेंगे और बारी बारी से उसके शासकों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम प्रस्तावना के रूप में पढ़ेंगे। ऐबक का टाइमिंग भी 1206 से 1210 है, तो ये टाइम भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि इतिहास मैथमेटिक की तरह, अर्थात गणित की तरह टिप्स पे अंगुलियों पर होना चाहिए, और वो किस आधार पर? सन के आधार पर। तो हमें सबसे पहले ये याद रहना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 1206। अगर आपसे पूछा भी जाए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का समय क्या माना जाएगा, तो 1206। ठीक है, वहाँ से कहाँ तक चला? 1526 तक चला। कहाँ तक चला? 1526। हालांकि मैंने यहाँ लिखा है ये रहा, बाकी हम यहाँ लिख देते हैं 1526 तक का समय जो रहेगा वो इसका टाइमिंग रहेगा। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का ही अध्ययन करेंगे आज हम। उसके बाद अगले शासकों को हम अगली क्लास में लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रस्तावना के रूप में लेते हैं, तो ध्यान से सुने। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक दिल्ली की, अर्थात दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि गौरी जो था वो लाहौर तक ही आगे बढ़ पाया था, और उसने दिल्ली को न बनाकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन ऐबक ने दिल्ली को राजधानी बनाया। इसीलिए कई बार ये प्रश्न भी उठ खड़ा होता है कि पहली बार दिल्ली को राजधानी कब और किसके द्वारा बनाई गई? तो याद रहे आप, ऐबक के द्वारा। ऐबक के द्वारा दिल्ली को पहली बार मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के रूप में अपने गुलाम वंश की स्थापना करते हुए राजधानी बनाई 1206 में। और गौरी की मृत्यु, जब कहा जाता है कि 1205 के अंतिम माह में गौरी की मृत्यु का समाचार सुनते ही 1206 में ऐबक ने अपने आप को भारतीय राज्यों पर स्वतंत्र शासक स्वीकार करते हुए अपना विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसमें उसने सर्वप्रथम 1206 में दिल्ली को राजधानी मानते हुए, क्योंकि पहला कार्य उसने यही किया, दिल्ली को राजधानी मानते हुए दिल्ली पर अधिकार किया। उसके बाद उसने लाहौर, मुल्तान और उसके आसपास के राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। मुस्लिम सामंतों ने उसे अपना शासक स्वीकार कर लिया। ऐबक भारत का स्वतंत्र व तुर्की मुसलमान शासक बनना चाहता था, स्वतंत्र और तुर्की मुसलमान शासक बनना चाहता था। इसके लिए उसने सबसे पहले गौर के शासक, जो समय था गयासुद्दीन, उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह उसे स्वतंत्र सुल्तान के रूप में मान्यता दे, क्योंकि कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से मान्यता मिलने के बाद ही स्वतंत्र शासक बनता, क्योंकि अभी तक वो क्या था? गौरी का गुलाम था। इसीलिए उसने गयासुद्दीन के पास प्रस्ताव भेजा कि उसे स्वतंत्र कर दिया जाए या उसे मुक्त कर दिया जाए गुलामी से। इसके लिए उसने गौर के शासक गयासुद्दीन के सामने जब प्रस्ताव रखा और उसे भारत के स्वतंत्र सुल्तान और शाह के रूप में सैनिक सहायता देने का वचन दिया, तब 1208 में
गयासुद्दीन ने ऐबक को दास्ता से या गुलामी से मुक्त कर दिया और उसके लिए एक शाही छत्र और शाही तलवार भिजवाई और एक शाही पोशाक। उसके आधार पर ऐबक ने अपने आप को वैधानिक रूप से, जिसे कहते हैं कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से या कानूनी रूप से स्वतंत्र शासक स्वीकार करते हुए शासन करना शुरू किया। लेकिन ऐबक ने लंबे समय तक शासन नहीं किया। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए वह लगभग 4 वर्ष ही शासन कर पाया। तो ये इसका परिचय भी हो गया है कि ऐबक ने कितने वर्ष भारत पर शासन किया। एक सुल्तान के रूप में, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक के रूप में। आप इस पॉइंट को जरूर याद रखें। दिल्ली सल्तनत पूरे भारत में उस समय का राजनीतिक प्रशासनिक माहौल के रूप में शासन माना जाएगा। उसमें जिस वंश को पहले लेंगे वो गुलाम वंश है, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने की थी। दिल्ली को राजधानी भी ऐबक ने ही बनाया था। इसीलिए 1206 से लेकर 1210 तक का समय हम ऐबक का मानते हैं। अब आता है ऐबक का ही कि ऐबक के सामने जब शासक बना 1206 में, तो उसे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ऐबक के सामने मुख्यतः जो कठिनाइयाँ थी वो 3 प्रकार की थी, 3 या 4 कह सकते हैं हम। पहली कठिनाई, जैसे ही वो शासक बना उसके सामने कठिनाइयाँ, तो लेते हैं हम पॉइंट ये। ये तो सही है। ऐबक के सामने कठिनाइयाँ। दूसरा पॉइंट हमारा ऐबक की प्रमुख कठिनाइयाँ, प्रमुख समस्याएं भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी शासक बनता है तो उसके सामने बहुत सी समस्याएं बनती है। उन समस्याओं का उसने निवारण किस प्रकार किया, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला प्रस्तावना हो गया जिसमें उसका परिचय हो गया। दूसरा है ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। ऐबक की देखो सबसे पहली समस्या थी कि उसके जो दरबार में प्रभावशाली अमीर थे, उन्हें वैधानिक रूप से अभी तक भी उसे क्या नहीं माना था, शासक नहीं माना था। वे अभी भी उसे दास मानते थे। परंतु गौरी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे वह अपने आप को स्वतंत्र शासक मानता गया और धीरे धीरे सभी अमीर उसके समक्ष झुकने लगे। लेकिन अभी भी कुछ अमीरों की समस्या उसके सामने बनी हुई थी। तो ये अपने आप में पहली समस्या थी कि उसके बराबर के समकक्ष जो अमीर थे, अमीर उस समय एक शब्द है जो किसके लिए प्रयुक्त होता था, अमीर तुर्की सरदारों के साथ लिए। अमीर शब्द से तात्पर्य है जो तुर्की सरदार थे उन्हें अमीर का दर्जा दिया गया था, उन्हें अमीर कहा जाता था। जैसे शासक को सुल्तान, याद रहे आप, दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान की उपाधि दी गई है और सूबेदार या सैनिक या वफादार जो योग्य उत्तराधिकारी हुआ करते थे उन्हें तुर्की सरदारों को अमीरों का नाम दिया गया है। इसलिए तुर्की अमीर जो थे या सरदार जो थे वो गौरी के खिलाफ थे, अभी भी ऐबक के खिलाफ थे। इसलिए ऐबक के सामने सबसे बड़ी समस्या जो था वो ये थी कि उसके विरोधी अमीर। दूसरा, ऐबक की दूसरी समस्या सामंतों की सुरक्षा, जिसको हम कह सकते हैं कि आसपास की सीमाएं जो थी भारत की, सीमांत प्रदेशों की समस्या कह सकते हैं इसको, कि सीमांत प्रदेश जैसे उत्तरी पश्चिमी सीमांत और उसके आसपास का जो क्षेत्र था जहाँ से विदेशी आक्रमण हो सकते थे, वो उसके सामने एक प्रमुख समस्या थी। उसकी सीमाएं मध्य एशिया तक फैली हुई थी, इसीलिए भारत में सिंधु, झेलम और दिल्ली तक उसका जो क्षेत्र फैला हुआ था उसको सुरक्षित करना उसकी दूसरी प्रमुख समस्या थी। तो दूसरी कौन सी हो गई है, सीमांत राज्यों या प्रदेशों की सुरक्षा करने की समस्या। तीसरी, लाहौर के क्षेत्र तक अभी भी गजनी के शासक जो थे उनका शासन चल रहा था, इसीलिए ऐबक लाहौर को गजनी राज्य से मुक्त करना चाहता था और वहाँ पर अपना विस्तार करना चाहता था। तो लाहौर पर किस वंश का शासन था, अभी भी गजनी वंश के उत्तराधिकारियों का। इसलिए गजनी वंश के शासकों को वहाँ से हटाकर लाहौर को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करना उसका तीसरा सफल प्रयास माना भी जाता है, जो कि एक कठिनाई के रूप में फिलहाल माना गया है। चौथी कठिनाई, उसकी मुख्य कठिनाई कह सकते हैं, वो था कि यहाँ पर हिंदू लोग भी थे जिन्हें सामंतों का नाम दिया गया है। वो उनकी शक्ति जो है बढ़ती जा रही थी राजपूतों के राज्य के रूप में,
इसीलिए उन सामंतों की बढ़ती शक्ति को क्या करना, उनको दमन करना या शांत करना और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो चौथा और महत्वपूर्ण जो है उसकी समस्या का कारण वो ये था कि शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये 4 समस्याएं जो थी उसके सामने थी। अब किस प्रकार उसने उन समस्याओं का निवारण किया, तो अगला पॉइंट तीसरा नंबर हो जाएगा, कठिनाइयों पर विजय पाना या समस्याओं का निवारण। ऐबक द्वारा समस्याओं का निवारण। याद रहे आप कि तीसरा पॉइंट है ये कि ऐबक के द्वारा समस्याओं का निवारण किस प्रकार किया गया। नीचे का साफ कर दो ये सब, क्योंकि ये हम जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब बताएंगे। ऐबक द्वारा क्या करना, समस्याओं का निवारण। अब देखिए इन समस्याओं का निवारण उन्होंने किस प्रकार किया। यहाँ समस्याएं थी 4, अब इन समस्याओं का निवारण किस प्रकार किया, अर्थात समाधान किस प्रकार किया। पहला, ऐबक ने अपने धैर्य एवं कूटनीति से विषम परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करते हुए उदारता या उदारपूर्वक व्यवहार का परिचय दिया और अमीरों का सहयोग प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह एक प्रभावशाली तुर्क सरदार से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए, क्योंकि वो चाहता था कि किस प्रकार इनको अपने अधिकार में या अपने वश में किया जा सकता है, तो उसने प्रभावशाली तुर्की सरदार से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाया। तो पहला समाधान या निवारण ये था कि उसने अपने आप को कूटनीति से और उदार व्यवहार के आधार पर वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाया। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश नामक एक साहसी सेना नायक के साथ किया। ये आगे पढ़ेंगे। इसी वंश का वैसे दूसरे नंबर का शासक है, लेकिन नाम की गिनती करते हैं तो तीसरे नंबर का शासक आता है, क्योंकि आराम शाह नंबर 2 नंबर का शासक माना गया, लेकिन इतिहास में कहीं पर इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए ऐबक के बाद इल्तुतमिश ही दूसरा और महत्वपूर्ण दिल्ली सल्तनत का और गुलाम वंश का नंबर 2 शासक माना जाएगा। तो उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, जो कि एक योग्य और वीर सेनापति था, सेनानायक था। दूसरी निवारण के रूप में बिहार और बंगाल के खिलजी सरदारों में आपसी संघर्ष था। इसी का फायदा ऐबक ने उठाया और उन्हें परास्त कर खदेड़ दिया और अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। कहाँ पर, बंगाल और बिहार। वहाँ पर किनका शासन था, खिलजियों का शासन था। खिलजी छितरे हुए थे, बिखरे हुए थे। इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने, आपसी संघर्ष था उनके बीच में, उसी का फ़ायदा उठाकर ऐबक ने उन्हें परास्त कर दिया और उन्हें खदेड़ दिया। तीसरा, 1206 में ऐबक ने अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए अपने दामाद इल्तुतमिश को क्या बनाया, बदायूं का सूबेदार बनाया। और बदायूं का सूबेदार बनाने के साथ ही उसने अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो तीसरा निवारण इस प्रकार किया कि उसने अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बनाया ऐबक ने, और उसी के साथ उसने लाहौर को क्या किया, वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में या अधिकार में मिला लिया। नेक्स्ट अगली समस्या निवारण है, ऐबक ने दिल्ली के आसपास और हिंदू सरदारों और राजाओं के साथ भी एक समझौता किया और विशेष रूप से उन्हें भूमि कर और भूमि का स्वामी बने रहने के लिए राजपूतों के साथ युद्ध न करके उसे भूमि कर देना स्वीकार करवा लिया। अर्थात राजपूतों के साथ उन्होंने ये समझौता किया कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें खाली क्या देना होगा, भूमि कर के रूप में लगान देना होगा, और इस प्रकार उन्हें भूमि का स्वामी भी बनाए रखा। तो ये उसकी कूटनीति का परिचय था कि उसने हिंदुओं को भी अपनी ओर मिला लिया अर्थात संतुष्ट कर लिया। और इस प्रकार उसने इन समस्याओं का निवारण करते हुए लगभग 4 वर्ष तक शासन किया। 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि लगभग 4 वर्ष का शासन करने के बाद 1210 में नवंबर 1210 को पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण, पोलो खेलते समय 1210 में नवंबर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब तत्पश्चात
उसका उत्तराधिकारी कौन बना वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब एक लास्ट पॉइंट है जो ऐबक का ही है, ऐबक का चरित्र मूल्यांकन। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है ये, पहला था प्रस्तावना, दूसरा था ऐबक की समस्याएं, तीसरा था उनका निवारण, और चौथा है ऐबक का चरित्र मूल्यांकन। क्योंकि ये भी अपने आप में एक पहचान है जिसके आधार पर शासकों की, सुल्तानों की गतिविधियों को जानकर उनका इतिहासकार क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और इतिहास में उनको स्थान देते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र मूल्यांकन को देखेंगे तो सुनिए ध्यान से। ऐबक को भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला पहला तुर्की सुल्तान या शासक माना गया है। इसीलिए वह इतिहास का पहला तुर्की मुसलमान शासक माना गया है। दिल्ली को राजधानी भी उसी ने बनाया, इसलिए दिल्ली सल्तनत का भी वह पहला शासक माना गया है। तो 2 उपाधियां ऐबक के नाम है। कौन कौन सी उपाधियां? एक तो है कि सबसे पहला तुर्की सुल्तान था वो जिसने क्या किया, भारत पर शासन करने के लिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दिल्ली सल्तनत। और दूसरा, उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। क्या किया उसने? दिल्ली को राजधानी। ये याद रखने की बात है कि राजधानी किसने बनाया था। तो राजधानी किसने बनाया था? ऐबक ने। तो ऐबक के 2 महत्वपूर्ण थे कार्य। उसके साथ ही उसने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी। तीसरा कार्य ये भी इसका महत्वपूर्ण है, गुलाम वंश की नींव। क्योंकि गुलाम वंश जो था उसकी स्थापना किसने की थी? ऐबक ने ही की थी। तो ये ऐबक के कार्य भी कह सकते हैं इसको हम एक तरह से चरित्र मूल्यांकन के रूप में, क्योंकि मूल्यांकन जब कर रहे हैं तो उसके किए गए सारे कार्य इसमें उल्लेखित होंगे। ऐबक एक योग्य और पराक्रमी शासक था। इतिहासकारों के अनुसार वह अत्यधिक क्रूर भी था तो धर्मांध भी था। ये उसके गुण थे जिनसे उनके मूल्यांकन कर सकते हैं। उसने लाखों निर्दोष हिंदुओं का रक्त बहाया। कहा जाता है कि उसने बहुत से हिंदुओं को मौत के घाट उतरवा दिया, परंतु फिर भी वह एक शासक के रूप में योग्य व महत्वाकांक्षी शासक रहा। न्यायप्रियता के बारे में वह न्यायप्रिय शासक था। उसी के साथ कला और साहित्य व भवन निर्माण की तरफ उसका विशेष ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि समय कम था तो उसके अनुसार उसने ज़्यादा समय इसमें नहीं दिया। हालांकि अपनी सूरवीरता व कूटनीति के लिए वह दिल्ली सल्तनत के आधारशिला रखने के लिए इतिहास में जाना जाता है। तो 2 कारणों से उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के कारण और एक कूटनीतिक होने के कारण उसने जो शासक के रूप में जो भूमिका निभाई, सुल्तान के रूप में जो भूमिका निभाई, वह कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। इसी आधार पर उसे दिल्ली सल्तनत काल के गुलाम वंश के पहले शासक के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इस वंश के अगले शासक का खाली हम नाम बताएंगे, जो नंबर 2 का शासक रहेगा, जिसका नाम रहेगा आराम शाह। आराम शाह, लेकिन ये विशेष रूप से उल्लेख नहीं है, ये खाली हम कह रहे हैं कि इसमें कई जगह लिखा है, इसलिए हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसका ज़्यादा समय रहेगा भी नहीं। इसका शासन रहेगा 1210 से 1211 के शुरुआती समय तक, यानी 1 साल भी शासन नहीं कर पाएंगे ये, तो 1 वर्ष का टाइम भी नहीं है इनके पास। इसीलिए इसको हम कई बार जोड़ते हैं, कई बार नहीं जोड़ते। लेकिन जो तीसरे नंबर का अगर शासकों की कड़ी में देखें, दूसरे नंबर का और वैसे तीसरे नंबर का जो महत्वपूर्ण शासक रहेगा, उस शासक को हम विशेष रूप से जानेंगे, क्योंकि वह है इनका दामाद इल्तुतमिश। ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश, क्योंकि यही वो था जिसने लंबे समय तक शासन भी किया और दिल्ली की स्थापना तो कर दी ऐबक ने, लेकिन उसका सुदृढ़ीकरण करने में जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया वो था यहाँ पर इल्तुतमिश। और बाद में आगे जाकर फिर बलबन का नाम भी आएगा, जो कि महत्वपूर्ण शासक इस वंश का माना जाएगा। क्योंकि गुलाम वंश के शासकों की बात करते हैं तो 3 या 4 नाम आते हैं, जिसमें पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का आता है, दूसरा उसके दामाद इल्तुतमिश का आता है, तीसरा इसकी बेटी रजिया का आता है, जो पहली महिला सुल्ताना बनेगी भारतीय मुस्लिम इतिहास में और मध्यकालीन इतिहास में 1236 से लेकर 40 तक, क्योंकि इनका टाइम जो रहेगा वो 1211 से स्टार्ट होता है और 1236 तक ये इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के अर्थात गुलाम वंश के दूसरे नंबर के महत्वपूर्ण शासक रहेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद आगे के उसके उत्तराधिकारी, फिर बलबन को पढ़ेंगे, फिर बाद में बलबन के उत्तराधिकारी, और इस प्रकार हम 1290 तक का
गुलाम वंश का समय जो है वो 1290 तक का है, उसको हम विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही कि ऐबक की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन किसने लिया, उसके बेटे आराम शाह के लिए कहा जाता है, लेकिन उसका विशेष ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ कहते हैं उसके पुत्र था ही नहीं, कुछ कहते था, इसलिए इतिहास में इस आराम शाह को लेकर मतभेद है। इतिहास में क्या स्थिति है, आराम शाह को लेकर मतभेद की स्थिति है। तो फिलहाल इस कक्षा में कुतुबुद्दीन ऐबक तक का अध्ययन किया। नेक्स्ट अगली क्लास में हम इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, जो कि गुलाम वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक रहेगा और दिल्ली के सुदृढ़ीकरण में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। धन्यवाद।